स्टार्ट करते हैं बच्चों आज का क्लास। फिर से कैलकुलेशन ऑफ टेंशन ही है, क्योंकि इसका सारा पार्ट सारा फॉर्मेट्स हम लोगों ने देखा नहीं था, तो आज देखेंगे। और अगर देखेंगे तो हर एक चीज़ से होकर गुजरेंगे, और अगर हर एक चीज़ से होकर गुजरेंगे तो हर एक पहलू समझ में भी आना चाहिए। तो आज प्रयास करेंगे इसके सारे फॉर्मेट्स, कुछ और फॉर्मेट्स को भी समझने का कि क्वेश्चंस अलग अलग कंडीशन में कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल आज का जो है वो कुछ इस तरह से है, देखें ज़रा। ये एंगल और ये एंगल बच्चों 30 डिग्री है, यहाँ पे 30 डिग्री है। इससे एक मास हैंग कर रहा है, ये 2 kg का है। तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स कितनी हो गई, पहले आप स्ट्रिंग देखो। पहला स्ट्रिंग 1, स्ट्रिंग नंबर 1, स्ट्रिंग नंबर 2 और स्ट्रिंग नंबर 3। आपसे पूछा है जा रहा है T1:2, T2:2, T3 बराबर क्या। सिंपल पूछ कर रहा है कि T1, T2 और T3 का रेशियो क्या होगा। ऐसा कुछ क्वेश्चन है आपके पास। काम कैसे करते हैं उस पर ध्यान दीजिए, एक एक फॉर्मेट समझना बहुत ज़रूरी है। तो काम कैसे करते हैं ज़रा आ जाओ। पहली बात ज़रा देखो, ये जो तीनों के तीनों जो स्ट्रिंग है बच्चों, एक खास जगह पर जुड़ रही है, ठीक है। इस पॉइंट का एक फ्री बॉडी डायग्राम हम लोग बनाने वाले हैं। चलो ये पॉइंट का नाम मान लो मैं बोल देता हूँ P, तो ये पॉइंट है P। इसके लिए एक इधर गया, एक इधर गया और एक नीचे आया। इसे आप क्या बोल रहे थे बच्चों, T2। इसे बोल रहे थे आप T1 और इसे बोल रहे हो T3। बोलो हाँ या ना, सही है। इस पॉइंट P का मैंने फ्री बॉडी डायग्राम बना दिया है। चलो अब अगली बात आपको अच्छे समझ में आनी चाहिए कि सर क्या ये दोनों क्या ये जो T2 है y एक्सिस और x एक्सिस के लॉन्ग है। नहीं सर, मतलब कंपोनेंट टूटेगा। क्या इसका भी कंपोनेंट टूटेगा। हाँ सर, इसका भी कंपोनेंट टूटेगा। सीधी सी बात बोलो हाँ कि ना। चलो तो हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, कंपोनेंट तोड़ रहे हैं T2 का। चलो तोड़ो। यहाँ एंगल कितना है, ये वाला 30 डिग्री है बच्चों। कितना है, 30 डिग्री है। तो इधर क्या टूटेगा, T2 cos 30 डिग्री। यस सर। इधर क्या टूटेगा, T2 sin 30 डिग्री। बोलो हाँ कि ना, सीधी बात। अरे बताइए हाँ या ना, समझ में आना चाहिए बच्चों। चलो बहुत बढ़िया। अब T1 का भी कंपोनेंट तोड़ दो। तो तोड़ो सर, जानते हैं सर, बहुत अच्छा सर। ये वाला, अरे भाई बेटा ये भी तो 30 डिग्री था। तो 30 डिग्री जिधर होता है एंगल उधर ही T1 cos 30 डिग्री, और इधर क्या T1 sin 30 डिग्री। यस और नो, T1 sin 30 डिग्री। ये हम लोगों ने कंपोनेंट्स तोड़ दिया। अच्छा क्या इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे, नहीं सर, क्योंकि पहले से y या -y के लॉन्ग है, इसलिए इसका कंपोनेंट तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अरे यार बोलो, समझ में बात आ रही है क्या। इसका कंपोनेंट तोड़ोगे क्या, इसका कंपोनेंट तोड़ोगे क्या, नहीं तोड़ोगे ना। इसका कंपोनेंट क्यों तोड़ोगे, क्योंकि ये तो y के लॉन्ग है ही है। अरे भाई y मतलब -y भी होता है, x मतलब -x भी होता है, तो क्या इसका कंपोनेंट टूटेगा, नहीं टूटेगा। चलो ठीक, अब सारा खेल हम लोग को खेलना है। हम लोग जानते हैं कि ये जो पॉइंट है वो मोशन में नहीं है, मतलब इसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं है। तो अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिस्टम क्या है, पॉइंट P क्या है, पॉइंट P इज इन व्हाट, इक्विलिब्रियम में है। और इक्विलिब्रियम में हम लोग जानते हैं Fx नेट क्या होता है बच्चों, 0, और क्या Fy नेट बराबर क्या होता है, 0। बोलो हाँ है ना, Fx नेट बराबर 0 और Fy नेट बराबर 0। ठीक है, तो x के अलॉन्ग कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, एक ये लग रहा है और एक ये लग रहा है। तो जरा गौर से देखो, तो हम लोग क्या लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे सर T1 sin 30 डिग्री बराबर T2 sin 30 डिग्री। T1 से sin 30 कट गया और T1 बराबर T2 आ गया। ऐसे तो भाई ये तो क्लियर है ना भाई, T1 से T2 ये कैसे आया, T1 बराबर T2 कैसे आ गया। अब बच्चों बात ये उठती है कि सर हम इसे T1 बराबर T2 जो प्रूफ किया वो नहीं भी कर सकते थे, और ये पुराने कंसेप्ट को लेके चलो जो मैंने बताया था, सिमेट्रिसिटी है, 30 और 30 सिमेट्रिसिटी है। तो निश्चित है जितना टेंशन इसमें जनरेट हुआ होगा उतना ही तो इसमें भी जनरेट होगा, सिमेट्रिसिटी है एंगल का। अगर हाँ ये 45 डिग्री होता बच्चों और ये 30 डिग्री होता तो T1 बराबर T2 नहीं होता। बात समझ में आ रही है क्या। देखो ना उसके में क्या होता, T1 sin 45 और ये T1 sin 30 ऐसा कुछ आता, मतलब इक्वेट नहीं किया जा सकता था, सीधी सी बात। तो ये तो सिमेट्रिसिटी से आप डायरेक्ट भी चाह करके इस चीज़ को समझ सकते थे। सही बात आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, नेट वर्टिकल फोर्सेस को सम करेंगे। तो ऊपर का 2 नीचे का 1 दोनों बराबर होना चाहिए। ठीक है, ये क्या किया हम लोगों ने, ये किया था Fx नेट बराबर 0 कर दिया हम लोगों ने, तो फिर इधर बराबर उधर हो गया। सिमिलरली अब क्या करने वाले हैं, Fy नेट बराबर 0।
तो नेट बराबर जीरो मतलब होता है कि पॉजिटिव को इधर और निगेटिव को उधर लिखो, लेकिन मैं क्या करता हूँ दोनों को एक साइड में लिख करके साइन चेंज कर लेता हूँ, या डायरेक्ट उधर भी लिख सकते हैं। जैसे देखें इन दोनों को क्या करेंगे, T2 cos 30 डिग्री और एक और T1 cos 30, बट अब T1 और T2 दोनों बराबर है तो क्यों ना मैं से 2T2 cos 30 लिख दूँ। T1 और T2 बराबर है तो इसे 2T1 cos 30 भी लिखा जा सकता है, इसे 2T2 cos 30 भी लिखा जा सकता है, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हाँ या ना। और बराबर T3 और बराबर T3 और बराबर T3। अब यहाँ से T2 का कैलकुलेशन करो तो T2 बराबर क्या हो जाएगा, हो जाएगा T3, हो जाएगा T2 बराबर क्या हो जाएगा, T3 बाई 2 cos 30। बोलो बच्चों 2 cos 30। ठीक, अब यहाँ तक तो हम लोगों ने पॉइंट P का फ्री बॉडी डायग्राम बनाया, बट यहाँ पर कुछ और भी है जो बाकी है। वो क्या है, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम भी बनना चाहिए। इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम अगर बोलो तो मैं बना के तुम्हें समझाऊं क्या होगा। ऊपर क्या लग रहा होगा बच्चों, कौन सा टेंशन, ऊपर कौन सा टेंशन, ओके। और नीचे क्या लगेगा बच्चों, mg मतलब 2g मतलब 2g 20 ना। और चूंकि इसमें भी कोई मोशन नहीं हो रहा है तो निश्चित है T3 बराबर 20 आ गया, डायरेक्ट बोलो हाँ या ना। T3 बराबर डायरेक्ट आ गया क्या बच्चों, 20 आ गया। तो ठीक है, तो यहाँ पर T3 आ गया 20, अब बाई 2 इंटू cos 30, cos 30 sin 30 1/2 cos 30 √3/2, हाँ √3/2, 2 से 2 निकल गया और यह 20/√3, यह आ गया 20/√3, कौन, T2। और T1 भी तो यही था बच्चों, बोलो हाँ या ना। ठीक, तो अब आपको लिखना है T1:T2:T3। कई एक बार बच्चे पूरा सॉल्व करने के बाद आंसर का जो फॉर्मेट है उसको भी सेट नहीं कर पाते, ये भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन में वो एरर करते हैं, जरा उसको भी चेक कर लो मैं क्या बोल रहा हूँ, जरा वो समझो। T1 कितना आया बच्चों, आया है सर, मैं यहाँ लिख रहा हूँ, यहाँ लिख दूँ 20/√3:2। T2 कितना है, वो भी इतना ही आया सर 20/√3:2। T3 T3 कितना था बच्चों अपना, T3 निकाला 20 ना, अरे T3 निकाला 20 ना, चलो तो T3 आ गया 20। तो गौर से देखो जरा, अच्छे से समझना, हमें इसका रेशियो अगर निकालना होगा तो नीचे में अंडर रूट नहीं छूटना चाहिए। तो हम लोग क्या करने वाला है, इसमें अपने मन से √3 से मल्टीप्लाई और √3 से डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो √3 कट गया, 20 पूरे में कॉमन कट गया, तो यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1 और यहाँ क्या बचा √3। ये है आपका आंसर 1:1:√3, दैट इज योर आंसर। बात समझ में आई है, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है, इसमें पूरा फॉर्मेट क्लियर हो रहा है। चलो बहुत बढ़िया, ये चीज़ समझ में आया। एक बार मैं फिर से दोहरा देता हूँ, आप जरा एक बार फिर से देख लीजिए। हम लोगों ने इस पूरे क्वेश्चन को पहले देखा, हमें लगा कि जो पॉइंट P है वो ट्राई जंक्शन है, जहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स एक जगह पे मिल रहा है, और निश्चित है ये पॉइंट जो है वो इटसेल्फ मोशन में नहीं है। मोशन कहने का मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन होता है मेरा, तो मोशन में नहीं है मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन में, और अगर इक्विलिब्रियम में है तो Px बराबर 0, Px नेट बराबर 0, Py नेट बराबर 0, Fx नेट बराबर 0, Fy नेट बराबर 0 और Fz नेट बराबर 0, ये होना चाहिए था। हमने कर लिया, हमने इससे जब Fx नेट बराबर 0 किया तो देखा बच्चों T1 बराबर T2 आ रहा है, हालांकि वो सिमेट्रिसिटी से भी हमें समझ में आ रहा था। जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जाओगे तो इतना कैलकुलेशन नहीं करना, सिमेट्रिसिटी से बहुत सारे दिमाग के कैलकुलेट में करके रख लेनी, बहुत सारी बातें दिमाग में कैलकुलेट करके रख लेनी चाहिए। Fy नेट बराबर 0 मतलब ऊपर का फोर्स मस्ट इक्वल टू नीचे का फोर्स। अरे बताओ, ये कर लिया हम लोगों ने, यहाँ से एक रिलेशन निकाला, और फिर उसके बाद हम लोगों ने एक और फ्री बॉडी डायग्राम देखा कि 2 kg से भी हमें एक फ्री बॉडी डायग्राम मिलेगा। तो आपको पहले तो ये देखना पड़ेगा कि कितने सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जहाँ से हमें फ्री बॉडी डायग्राम मिलने की संभावनाएं पूरी हैं। तो आप अगर उस पर काम करना शुरू कर रहे हो तो फिर ज़बरदस्त काम कर रहे हो। चलो अब बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, जो कुछ इससे जो अभी किया है उससे मिलते जुलते ही क्वेश्चन है, बट कंसेप्ट थोड़ा सा ज़्यादा समझदारी के साथ आएगा। देखो ज़रा क्या किया हम लोगों ने, एक पुली लगाया ऐसा, इसे फिक्स कर दिया, किससे बच्चों, किससे फिक्स कर दिया, उधर के लिए मैं थोड़ा सा जगह छोड़ दूं, हाँ वॉल से। ऐसा ही एक और है, ठीक, यहाँ से एक रस्सी आई, यहाँ से भी एक रस्सी आई, ये दोनों रस्सी, और इधर एक फोर्स लगा है बच्चों F का, इधर भी एक फोर्स लगा है बच्चों F का, ठीक है। ये दोनों यहाँ पे जुड़ गए हैं, और जुड़ने के साथ साथ ही हम लोगों ने क्या किया है,
जुड़ने के साथ साथ क्या किया है, यहाँ पे एंगल को मेंशन किया है बच्चों। यहाँ एंगल है अल्फ़ा और ये भी एंगल है बच्चों अल्फ़ा, और यहाँ से एक थर्ड जो स्ट्रिंग है वो एम मास एम को हैंग करवा रही है। एम मास को क्या करवा रही है बच्चों, हैंग करवा रही है, ठीक है। और पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से है, पूरा का पूरा सिस्टम इस तरह से है कि हाँ एक्सेलरेशन बिल्कुल ही नहीं है। यहाँ पर इन दोनों फोर्स के कारण से इसका ऊपर में एक मोशन हो रहा है, बट वो मोशन कैसा है बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन है। हालांकि ये क्वेश्चन मैंने आपको डायग्राम से समझाया है, बट ये क्वेश्चन जो है डायग्राम के साथ साथ वहाँ पे ये लिखा गया है कि द ब्लॉक एफ इज मूव्स विथ यूनिफॉर्म मोशन ड्यू टू दीज टू फोर्सेस एफ। तो देखो जरा इस चीज़ को पहले समझो कि आपको पहले निकालना क्या है। तो जो निकालना है बच्चों वो मैं मेंशन कर देता हूँ। ये है स्ट्रिंग नंबर 1, ये है 2 और ये है 3, और आपको फिर से लास्ट टाइम के जैसा ही T1 इज 2, T2 इज 2, T3 ही कैलकुलेट करना है बच्चों। ठीक, क्लियर हो गई बात। अब ये वो पॉइंट है P जहाँ पर तीनों को तीनों स्ट्रिंग्स मिल रहे हैं, बट एक खास बात एक्स्ट्रा जिसमें ऐड किया गया है वो ये है कि दिस ब्लॉक इज मूविंग यूनिफॉर्मली अपवर्ड्स। तो यूनिफॉर्म अगर मोशन है सिस्टम का, अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो तुरंत जैसे ही यूनिफॉर्म मोशन आया बच्चों दिमाग में तुरंत घंटी बजनी चाहिए, एक्सेलरेशन इक्वल टू 0। और अगर एक्सेलरेशन 0 है और अगर एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का 0 है बच्चों, इसका मतलब तुरंत घंटी बजनी चाहिए एफ नेट सिस्टम पर क्या है, 0। और अगर एफ नेट सिस्टम पर 0 है तो तुरंत घंटी बजनी चाहिए बच्चों कि सिस्टम कैसा है बच्चों, इक्विलिब्रियम में है। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में बच्चों तो तुरंत घंटी बजनी चाहिए कि सर ये लिखा जा सकता है एफ एक्स नेट बराबर 0 और एफ वाई नेट बराबर 0। सिमिलरली एफ जेड नेट बराबर 0। तो जब किसी एक चीज़ को देखो तो उससे क्या क्या कोलैटरल चीज़ें निकाली जा सकती हैं आपके माइंड में तुरंत स्ट्राइक होना चाहिए। और अगर ये हो रहा है, और अगर ये हो रहा है तो कमाल की बात है, और अगर ये नहीं हो रहा है तो इसे होने देने के लिए आपको पढ़ाई करते रहनी चाहिए। बोलो हाँ या ना, अरे जल्दी बता दो। ओके चलो, अब बच्चों क्या करना है, फ्री बॉडी डायग्राम पर जैसे हम लोगों ने पॉइंट पी का पहले किया था अब भी करेंगे, बिल्कुल नहीं डरेंगे। चलो एक बात तो बड़ी क्लियर हो गई कि हमें फ्री बॉडी डायग्राम खींचना है। किसका बच्चों, जल्दी बता दो, पॉइंट पी का। एक इधर है एक इधर है, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, बाकी मेरे पीछे आओ। बोलो यस सर। हाँ ठीक है बच्चों, जरा देखो, और नीचे भी है एक फोर्स, इसको हम लोगों ने बोला T1, इसे हमने बोला T2, बट T1 तो जरा इस T1 को जरा यहाँ से भी चेक करो। दरअसल ये जो T1 है और ये जो F है, क्या ये दोनों बराबर नहीं होगा? होगा सर। अरे भाई बराबर होगा, ये T1 बराबर F होगा। तुम बोलोगे सर ये कैसे आप कह रहे हो? मैं बोल रहा हूँ कैसे कह रहा हूँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ कि जरा देखो कॉमन सेंस लगाओ। हम क्या लिखेंगे, कोई भी एक पार्टिकल ले लो, इस स्ट्रिंग पर कोई भी पार्टिकल ले लो। चूंकि स्ट्रिंग मासलेस है, हमारे क्वेश्चन में इसका मास नहीं दिया गया है तो मासलेस है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, मान लो कि F बड़ा होगा, F माइनस T बराबर मास ऑफ दिस पार्टिकल एंड एक्सेलरेशन ऑफ दिस पार्टिकल। एक तो पहले तो इस सिस्टम में एक्सेलरेशन है भी नहीं, तो उसके कारण से भी ये 0 होने वाला है। और चूंकि इस फंडामेंटल पार्टिकल जो हम लोग ने स्ट्रिंग का पार्टिकल लिया उसका मास भी 0 है, दैट्स वाई इट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। तो इस बराबर से F बराबर क्या हो गया, T1। अरे बच्चों नहीं समझ में आया? तो निश्चित है F बराबर T1, उसी तरह से F बराबर T1 तो उसी तरह से F बराबर T2 भी। तो सीधा हम लोग यहाँ पे दो चीज़ें लिखेंगे, F बराबर T1 एंड ऑल्सो F बराबर T2, मतलब T1 बराबर T2। क्या यहाँ से ये निकल के आता है या समझ में ही नहीं आता है? सर हम सन्नाटे में हैं, घनघोर सन्नाटा है, दूर दूर तक कोई आवाज़ नहीं है, दिमाग का तार ही झंझना नहीं रहा है, आंखों की तरफ से बिल्कुल आ गया। अच्छा ठीक है, मतलब ठीक, चलो अब ये बात तो हो गई। ठीक है सर, तो क्यों ना ऐसा करें कि इधर T2 है, इधर T1 है, क्यों ना इसे भी F मान लें,
क्यों ना इसे भी f मान लें, और f मानने पर तो इधर क्या हो जाएगा, f cos अल्फा, और इसका भी f cos अल्फा, और नीचे क्या है बच्चों, T3। अरे बोल, अरे भाई T3 कट करोगे ना भाई, ये तो T3 है और इधर भी T3 है, तो T3 है, तो हम लोग क्या करने वाले हैं सर, हम लोग जानते हैं सर कि एफ वाई नेट बराबर 0, सिस्टम इक्विलिब्रियम में था, दैट्स वाई 2f cos अल्फा बराबर T3, हाँ या ना, बता दो। ओके, अच्छा अच्छा अच्छा, अब इस एम ब्लॉक का, अब इस जो एम ब्लॉक है बच्चों, इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनेगा, बनेगा सर, ऊपर T3 नीचे mg, और चूंकि सिस्टम इसका भी इक्विलिब्रियम में है ना, हाँ मोशन है बट कैसा, यूनिफॉर्म, मतलब एक्सेलरेशन 0 है, तो बड़ा में से छोटा घटाओगे बराबर मास इनटू एक्सेलरेशन, बट एक्सेलरेशन 0 है, मतलब बड़ा बराबर छोटा हो रहा है यहाँ पर, तो T3 बराबर mg, तो हम लोग लिखने वाले हैं बच्चों T3 बराबर mg, बोलो कोई दिक्कत, हाँ कि ना, ठीक 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 ठीक। तो यहाँ पर ज़रा समझिए, ये जो T3 हमारा आया है, हमें इसे निकालना था, हम इसे निकाल लेंगे, तो कैसे निकालेंगे ज़रा वो भी समझो, देखो ज़रा, T3 बराबर कितना आ गया, mg आ गया, तो यहाँ से ज़रा देखो तो 2f cos अल्फ़ा बराबर mg, तो दिस इम्प्लाई, बच्चों गौर से देखना, f बराबर कितना हो जाएगा, mg बाई 2 cos अल्फ़ा, यस और नो, ठीक। तो अब चलो, अब लिखेंगे हम लोग रिलेशंस का वैल्यू, अब लिखेंगे T1:T2:T3 वाला फॉर्मेट, तो मेरे लिए इतना जगह काफ़ी है, मैं इसमें लिखने वाला हूँ आंसर वाला फॉर्मेट। क्या निकालना है, T1, एक बात बताओ, T1 कितना था बच्चों, F के बराबर, यानी कि लिखना चाहिए mg/2 cos अल्फ़ा h2, ये T1 का काम है। T2 भी तो F के कारण से ही था, और F कितना है बच्चों, mg/2 cos अल्फ़ा, अरे बोलो, ठीक है, और लास्ट में कौन है बच्चों, T3, और T3 कितना है बच्चों, T3 कितना है बच्चों, mg है, सिर्फ कितना है, mg है, अब y कुछ नहीं है तो 1 है, तो मैंने आपको पिछले वाले में भी बताया था कि क्या अच्छा दिमाग लगा सकते हैं, तो यस सर लगा सकते हैं, क्या करें, ऊपर में 2 cos अल्फ़ा से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लो, तो जो कॉमन आया है उसको निपटा दो, तो निपट क्या जाएगा, mg 2 cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा 2 cos अल्फ़ा, तो आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा 1:1, ये पूरा कट चुका है, ये भी 1:2 cos अल्फ़ा, और ये आपका आंसर आने वाला है। क्या ये बात समझ में आई है, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन के जैसा ही है, कुछ भी नया नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। देखो दोस्तों, एग्जाम्पल नंबर 3 क्या कहता है और क्या इसका पूरा डायग्राम है, जरा उसको एक बार समझ लेते हैं। एक वॉल है जिससे कुछ एंगल बना करके, जो हॉरिजॉन्टल से यहाँ 53 डिग्री से दिया गया है, एक पॉइंट है जहाँ पर 3 स्ट्रिंग्स आके मीट करती है, और ये जो पॉइंट P है वो बिल्कुल इक्विलिब्रियम में है। यहाँ पर इससे होकर के एक पुली से एक मास m1 हैंग कर रहा है, जिसका रियल कैलकुलेटिव न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं दी गई है हमें। एक मास B है जिसका मास हमें दिया गया है जो m2 है, और इसका मास 0.8 kg दिया गया है, और हमसे पूछा जा रहा है फिर से वही क्वेश्चन जैसे हम लोगों ने पहले बोला, T1:2 T2:2 T3 बराबर क्या, ये हमसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, और यही क्वेश्चन का जवाब हमें देना है। बात समझ में आ रही है क्या सभी को? देखिए इसको सॉल्व कैसे करते हैं, फिर से इतना तो आपके भी समझ में आने लगा होगा, इतना तो आपके समझ में भी आने लगा होगा कि इस पॉइंट P का ही हम लोग सारा का सारा क्या करने वाले हैं, सबसे पहले इसी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने वाले हैं, है ना। जब भी कोई पॉइंट पर, जब भी स्ट्रिंग के पॉइंट पर जंक्शंस आए और वो इक्विलिब्रियम में हो, तो आपको उस पॉइंट P के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना चाहिए, ताकि क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व किया जा सके। तो आइए पॉइंट P की पहले बात कर लें, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो ज़रा, ये रहा हमारा पॉइंट P, ये कुछ ऐसे है, चूँकि एंगल यहाँ दिया गया है बच्चों, ये 53 डिग्री है। इसके दो कंपोनेंट्स अभी तोड़ दो, मान लो इसमें T1 टेंशन होगा, मैं मेंशन कर देता हूँ सभी जगह पे, T1 टेंशन, मान लो ये बच्चों होगा T2 टेंशन, और मान लो ये बच्चों होगा T3 टेंशन।
इस तरह से, ठीक है। तो ये वाला जो T1 है इसके दो कंपोनेंट्स टूटेंगे, एक तो इधर तोड़ दोगे आप, वो निश्चित होने वाला है T1 cos 53 डिग्री, और एक इधर भी होने वाला है बच्चों, वो क्या है T1 sin 53 डिग्री। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जल्दी बताइए, ठीक है। इसके अलावा इधर एक टेंशन और लग रहा है, वो है T2। क्या इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे? नहीं सर, क्योंकि एक्स एक्सिस के लॉन्ग पहले से ही है, तो इसको तोड़ने की आवश्यकता नहीं है। चलो, इसके बाद नीचे लग रहा है फोर्स, एक टेंशन, वो है T3। क्या इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे? नहीं तोड़ेंगे सर, क्यों? क्योंकि ये पहले से ही -y के डायरेक्शन में है, x के या -x, y या -y की तरफ होगा, तो कंपोनेंट ब्रेक नहीं करेंगे, नहीं करेंगे और नहीं करेंगे। कुछ स्पेशल केसेस में कंपोनेंट ब्रेक करने पड़ जाते हैं, वो दिखाऊंगा मैं आपको, वक्त बदलते जाएगा उस समय से। तो ये बात हो गई। अब चूंकि पॉइंट P जो है इक्विलिब्रियम में है, तो पॉइंट P क्या है बच्चों? पॉइंट P इज इन व्हाट? इक्विलिब्रियम में है। तो उस हिसाब से हमें क्या लिखना चाहिए बच्चों? लिखना चाहिए क्या? T2 बराबर T1 cos 53 डिग्री, ठीक। इसी तरीके से क्या लिखना चाहिए? T1 sin 53 डिग्री बराबर T3। सही है, ये दो पार्ट आ गए। आप चाहो तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू भी पुट कर सकते हो, है ना, और इसको इसी फॉर्मेट में रख भी सकते हो। तो फिलहाल मैं छोड़ रहा हूँ, बाद में वैल्यूज पुट कर लेंगे। अब ये तो बात हो गई। अब हमारे पास दो मासेस भी हैं, तो जो दो मासेस हैं उनका भी फ्री बॉडी डायग्राम बनना चाहिए, वो भी बनाएंगे। आइए ज़रा देखिए, अगर बात करें हम लोग M1 की, तो मैं यहीं पे बना देता हूँ M1 के लिए। ज़रा देखो तो नीचे क्या लगेगा बच्चों? M1G, और ऊपर क्या लग रहा होगा? T2 लग रहा होगा। तो क्या यहीं से समझ में नहीं आ रहा कि T2 बराबर जो होगा वह M1G भी होगा बच्चों? ठीक। इसी तरीके से अगर इसका फ्री बॉडी डायग्राम मैं इसी में बना दूं, तो ऊपर में T3 है और नीचे में है M2G। नीचे में क्या है बच्चों? M2G। M2 0.8 × 10 मतलब 8 न्यूटन। तो यहाँ से जरा देखो, डायरेक्ट T3 का वैल्यू आ रहा है बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट T3 का वैल्यू आ रहा है 8 न्यूटन। बोलो हाँ या ना? ठीक है। तो जैसे ही, गौर से सुने, जैसे ही आपको T3 का वैल्यू मिल गया, इसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दो। तो जैसे ही आप पुट करोगे तो जरा देखो तो क्या आने वाला है? 8 न्यूटन मतलब 8 बराबर T1 sin 53 cos 53 कितना होता है? sin 37 कितना होता है? 3/5। तो sin 53 क्या होगा? 4/5। तो ये कितना हो जाएगा बच्चों? 4/5। 4 से इसको कट करो 2 टाइम्स में, ये हो गया T1 बराबर आ गया बच्चों 10 न्यूटन। जरा चेक कर लो। अरे भाई उधर भेजोगे ना। तो T1 आ गया हमारा 10 न्यूटन। तो T1 हमने निकाल लिया, और बच्चों क्या निकाल लिया? T3 निकाल लिया। हम ये भी जान गए, बट जो अननोन है वो क्या है बच्चों? T2 है। बट ये भी ज़्यादा देर अननोन नहीं रहने वाला, क्योंकि T2 से T1 का रिलेशन है। आ जाओ, तो T2 बराबर T1 कितना है बच्चों? 10 × cos 53। cos 53 तो ये 3/5 हो जाएगा बच्चों। बहुत बढ़िया। तो इसको 2 से कट करो तो ये आ गया यहाँ से 6 न्यूटन। तो क्या हमने सब निकाल लिया? यस सर, निकाल लिया। T1 निकल गया, T2 निकल गया, T3 निकल गया। क्या किया इस क्वेश्चन में बच्चों? एक पॉइंट P मिला, उसके सारे के सारे जो फॉर्मेट्स थे उसको हम लोगों ने क्या कंपोनेंट ब्रेक कर करके फोर्सेस को इक्वेट कर लिया। उसके बाद मास M1 और मास M2 से रेलेवेंट हम लोगों ने अलग से टेंशन की वैल्यूज निकाली, और पूरे टेंशन की वैल्यू को हम लोग निकाल चुके हैं। तो यहाँ पर T1 कितना आया है बच्चों? जरा देखो तो वो कितना है? 10 न्यूटन। इसके बाद T2 कितना है बच्चों? T2 कितना है हमारे पास? 6, और ये कितना है? 8। ठीक है। अगर आप कॉमन 2 ले लोगे इसमें से, अगर आप इसमें से कॉमन ले लोगे तो क्या आने वाला है? 5:3:4। हाँ, चूँकि ये क्वेश्चन का थोड़ा सा ऐसे फॉर्मेट आता 3:4:5, तो वो तो डिपेंड करता ना कि क्वेश्चन में किसको T1, किसको T2 और किसको T3 ले रखा है। तो उस हिसाब से हम लोग को आंसर निकालना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या आपको समझ में आया है? लिटरली हम लोगों ने लगातार सभी में एक ही क्वेश्चन के फॉर्मेट्स किए हैं। मेरी बात क्लियर है? चलो थोड़ा और आगे बढ़ेंगे बच्चों, अगले एग्जाम्पल की तरफ, जो कि शायद होगा 4 नंबर। फिर दोस्तों एग्जाम्पल नंबर चौथा क्या कहता है? इसमें 2 क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं, सेक्शन ए और सेक्शन बी करके। मैंने 2 पार्ट में बांट दिया इस क्वेश्चन को। ये एक मैसिव रोप है, मतलब एक मोटी सी रस्सी का एक टुकड़ा है जो कि 3 मीटर लेंथ का है, जिसके एक साइड को 10 न्यूटन से और दूसरी साइड को भी 10 न्यूटन से खींचा जा रहा है। और आपसे पूछा जा रहा है कि बता दीजिए कि यहाँ पर ए पर टेंशन कितना होगा, टेंशन एट ए कितना होगा। पहला क्वेश्चन ये है। और जो दूसरा क्वेश्चन है वो फिर से एक मोटी सी रस्सी ली गई है जिसका लेंथ 3 मीटर ही है,
और एक तरफ से 10 न्यूटन से लेकिन दूसरी तरफ से 40 न्यूटन से खींचा जा रहा है, और ये जो ए पॉइंट है जो कि इस एंड से 1 मीटर की दूरी पर है, तो निश्चित है ये वाला 2 मीटर बचेगा। तो इस ए पॉइंट पर टेंशन कितना होगा ये पूछा जा रहा है। मतलब दोनों में ए पॉइंट पर हमसे टेंशन पूछा जा रहा है। और इसको कैसे सॉल्व करना है, तो निश्चित है फ्री बॉडी डायग्राम का सहारा लेना पड़ेगा हमें, और हम लोग फ्री बॉडी डायग्राम का सहारा लेने वाले हैं। क्या आप समझ रहे हो? बोलो हाँ कि ना। चलो अब क्या करेंगे, एक बात मुझे बताओ, ये पूरा एक बॉडी है, एक ही बॉडी है पूरा का पूरा ये, और इस पूरे एक ही बॉडी पर नेट फोर्स इधर 10 और इधर 10, तो नेट अगर मैं बोलूँ एफ नेट ऑन द रोप, वो तो 0 होगा बच्चों, क्योंकि एक साइड में भी 10 न्यूटन है और उधर भी 10 न्यूटन है। 10 माइनस 10 0 है। मतलब अगर फोर्स 0 है बच्चों तो एक्सेलरेशन क्या होगा? 0 होगा। और अगर एक्सेलरेशन 0 है तो अब हमें क्या करना है? अब गौर से सुनो, इसके लिए क्या दिमाग लगाते हैं हम लोग। अब क्या करते हैं ज़रा गौर से देखिए, मैंने क्या किया, ये ए पॉइंट है, ये पॉइंट ए पॉइंट, और इधर मैंने रस्सी को 2 बराबर भागों में बांट दिया है ए पॉइंट के अलोंग। इधर कितना फोर्स लग रहा था बच्चों? 10 न्यूटन। अब गौर से सुनना, ये रस्सी को जब आप इधर की ओर खींचोगे तो ए पॉइंट पर जो कि इधर भी ए पॉइंट है, इधर की ओर एक रिएक्शन फोर्स लगेगा। इसी तरीके से जब आप इधर 10 न्यूटन से खींचोगे तो सोचो जरा, दिमाग लगाओ, जब इधर आप 10 न्यूटन से खींचोगे तो इधर वाला पार्ट इस पर एक रिएक्शन फोर्स लगाएगा। मुझे थोड़ा सा छोटा बना करके मैं डायग्राम दिखाता हूँ, ऐसा कुछ, तो इधर वाला भी एक रिएक्शन फोर्स ही लगाएगा, दोनों का लेंथ बराबर ही है। तो इस तरह से, तो चूंकि हमें पता है, जरा अच्छे से समझिए, चूंकि हमें पता है कि सर 10, मान लो 10 विजेता रहा होगा, माइनस आर बराबर मास इसका, तो पूरा 3 मीटर है, 3 मीटर मास है, तो अगर आधा कट करोगे मतलब जो भी मास रहा होगा, मान लो मास m रहा होगा तो वो 2 हो जाएगा, m/2 इस वाले का, इंटू एक्सेलरेशन बट बच्चों एक्सेलरेशन कितना सिस्टम का? अरे 0, अरे बोलो, तो एक्सेलरेशन 0 है, तो अगर ये 0 है तो 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग 0, मतलब 10 माइनस आर बराबर 0, दिस इम्प्लाइज आर बराबर कितना? 10। अब सेम काम इसमें भी करेंगे तो आर बराबर 10 ही आना है, यानी कि इस जगह पे जिसे मैंने आर बोला, दरअसल उसे ही तो हम लोग के क्वेश्चन में टेंशन पूछा जा रहा है, टेंशन एट ए। तो टेंशन एट ए कितना आ गया बच्चों? कितना आ गया? जल्दी बता दो। 10 न्यूटन। बात समझ में आई क्या? है ना, ये चीज़ क्लियर हो गया। मतलब अगर कोई मैसिव रोप हो, मतलब उसमें वजन हो, मैसिव रोप है ये, मैं मेंशन कर देता हूँ, दीज आर मैसिव रोप्स, हालांकि मैंने बोला है आपको, है ना, बट मैं अब इसको ऐसे मेंशन कर रहा हूँ, ठीक है। ये मैसिव रोप है, तो अब मैसिव रोप है, और इस वाले केस में मैसिव रोप का जो है वो वजन भी दिया गया 3 मीटर 3 kg। वजन दे देने से थोड़ी सी ज़्यादा सुविधाजनक हो जाएगा क्वेश्चन को सॉल्व कर पाना। तो ये फॉर्मेट क्लियर हो गया। अब निश्चित है कि अगले वाले में बनाने का फॉर्मेट तो चेंज नहीं करेगा, कैलकुलेशंस भले ही बदलने पड़ जाएँ, निश्चित है फिर इसी के अलॉन्ग हम लोग कट करने वाले हैं। आओ जरा देखो इसको कैसे करते हैं, जरा देखो, क्या पहला क्लियर हो गया? आइए, निश्चित है दूसरे वाले का भी फॉर्मेट हम लोग समझ रहे हैं कि क्या करना होगा दरअसल, है ना। तो आ जाओ जरा इसको एक बार करके फिर से देख लेते हैं कि क्या किया जाना चाहिए। देखो जरा, पहले देखो तो इधर कितना लग रहा है? 10 न्यूटन, जल्दी बताओ। और इधर कितना लग रहा है? 40 न्यूटन, ठीक है। तो अगर इस सिस्टम को अभी फिलहाल इस सिस्टम को पूरा एक ही सिस्टम माने तो नेट फोर्स कितना लग रहा है? तो नेट को कितना लगेगा बच्चों? 40 माइनस 10 बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो इस पूरा जो रोप है, जो मैसिव रोप है, उसका मास कितना दिया गया बच्चों? 3 kg दिया गया है, तो हमें यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। तो एक्सेलरेशन यहाँ से निकालोगे तो 40 माइनस 10 30/3 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यस और नो?
मतलब ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है, ये पूरा का पूरा जो स्ट्रिंग है वह इधर इधर इस बड़े फोर्स की तरफ 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से दौड़ने लगेगा। बताइए हाँ या ना। कोई दिक्कत नहीं। चलो अब एक बात और बता दो, अब इस ए के अलॉन्ग ही मुझे इस सिस्टम को ब्रेक करना है इसको, तो इतने वाले का मास कितना होगा और इतने वाले का मास, तो सर पूरा 3 मीटर का है। अगर 1 मीटर का बात करेंगे तो ये पूरा 3 kg का है, तो 1 मीटर का हो जाएगा 1 kg और इस वाले बचे हुए पार्ट का हो जाएगा 2 kg। ठीक है, तो अब क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग ए के अलॉन्ग इसको बाइफरकेट करने वाले हैं, मतलब ए के अलॉन्ग इसको कट करने वाले हैं। तो एक वाला सेक्शन को इधर दिखा दिया मैंने, जो कि 1 kg का है, और इधर एक टेंशन लग रहा होगा, टेंशन एट ए, जो इधर 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 खींच रहा होगा, और इधर लग रहा है कितना बच्चों, 40 न्यूटन का फोर्स, और इसके कारण से एक एक्सेलरेशन है पूरे सिस्टम में, कितना है बच्चों, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पिछले वाले में कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा था, बट इस वाले में हो रहा है, जिधर बड़ा फोर्स है उसी के डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। तो इसको दिखाने के लिए क्या लिखोगे आप, जरा देखो तो क्या लिखोगे, लिखेंगे सर 40 माइनस टेंशन एट ए नेट फोर्स अलॉन्ग एक्स एक्सिस इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों 1 इंटू एक्सेलरेशन कितना 10। तो उधर लेके जाओ तो टेंशन एट ए, ये उधर जाएगा ये इधर आएगा तो हो जाएगा 30 न्यूटन। बोलो हाँ या ना। निकल गया। अब तुम ये भी कह सकते हो कि सर आपने इस सेक्शन की मदद से टेंशन एट ए निकाल लिया, क्या सर मैं इस सेक्शन के अबाउट टेंशन एट ए नहीं निकाल सकता? मैं बोलूँगा बिल्कुल निकाल सकते हो। तो क्या सर आंसर अलग आएगा? मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं। चलो उसको भी करके देख लेते हैं। आ जाइए, जब सीखना है तो हर एक पार्ट सीखें। आ जाओ जरा इसको देखो, अब इसको जरा देख लो बढ़िया से। ये वाले में क्या है, ये वाले में क्या है बच्चों, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, और इसके बाद ज़रा देखो तो इस वाले पार्ट को ज़रा गौर से देखो। इस वाले पार्ट में हमें रिएक्शन किधर लगाना चाहिए, टेंशन एट ए इधर लगाना चाहिए। इस वाले पार्ट में टेंशन हमने किधर लगा दिया बच्चों, इधर लगा दिया, और इसका मास कितना है बच्चों 2 kg है, और एक्सेलरेशन किधर है, इधर ही है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। और कोई फोर्स तो छोड़ा नहीं हम लोगों ने। इस पॉइंट के अलॉन्ग टेंशन किधर लग रहा था, अवे, और ये 10, तो जरा देखो तो बड़े में से छोटा घटाओ तो टेंशन एट ए माइनस 10 न्यूटन बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है बच्चों इसका 2 kg, 2 इंटू एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन कितना था बच्चों 10, एक्सेलरेशन कितना था 10, तो टी, तो ये कितना हो गया 20 हो गया 20, तो टी ए माइनस 10 बराबर 20, तो टी ए बराबर क्या हो जाएगा, माइनस उधर जाएगा तो प्लस 30 न्यूटन। आप इस तरह से भी इसका कैलकुलेशन कर सकते थे, जो कि एक आसान फॉर्मेट है और आपसे बिल्कुल आसानी से बन जाएगा। क्या ये बात भी समझ में आ गई है? तो दोनों तरह से निकाल सकते हैं, लेकिन मैं इतना लंबा कैलकुलेशन क्यों, जब एक सही आंसर आ रहा हो तो, लेकिन दोनों से भी इसके आंसर आ जाएंगे। क्लियर हो गई बात? कोई दिक्कत या कोई डाउट नहीं?